साथ कभी कभार ऐसी मुश्किलें आती हैं कि हम हार मान जाते हैं, लेकिन हार मानना समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन उस हार को जीत में बदलना समस्या का समाधान ज़रूर हो सकता है। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन हम उन मुश्किलों में खुशियों को ढूंढना भूल जाते हैं। इसी के साथ आज मैं हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गरिमा श्रीवास्तव, जो कि ऑटिज़म में पूरी तरह से एक्सपर्टीज़ करती हैं। मैम, मैं आपका यहाँ स्वागत करना चाहती हूँ और सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं कि ऑटिज़म क्या चीज़ होती है। ऑटिज्म मेंटल डिसऑर्डर है जो 2.5 से 3 साल में बच्चों में दिखता है, उभर के आता है। उसके सिम्टम्स होता जन्म से है पर दिखता 2.5 या 3 साल के बच्चों में। तो बच्चे जब बातचीत करना शुरू करते हैं तो उनको बातचीत समझने में या छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में दिक्कत आती है। जैसे माँ बाप को लगता है कि बच्चे बुलाने पे सुन नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। वो बेरा टेस्ट कराने जाते हैं जो कि डेफनेस का टेस्टिंग है, फिर पता लगता है डेफनेस नहीं है। तो ये कुछ लक्षण है जिसमें उनको कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने में प्रॉब्लम आना, सोशली अपने हम उम्र बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, सोशल इंटरेक्शन में इम्पेयरमेंट, और कुछ उनके रिजिड या टिपिकल पैटर्न्स और बिहेवियर्स होते हैं जो कि आमूमन लोगों को, रेगुलर लोगों को, नॉर्मल लोगों को अटपटे लगते हैं। ये 3 सिम्टम्स दिखने लगते हैं 2.5 या 3 साल पे। जब हम डायग्नोसिस के लिए या डॉक्टर्स रिफर करते हैं तब पता लगता है कि बच्चे को ऑटिज्म है। इनफैक्ट ऑटिज्म नहीं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जी, तो ऑटिज्म में बच्चा बेसिकली कैसे बोलता है? देखो, ऑटिज्म में एक्चुअली ऑटिज्म इटसेल्फ ऑटिज्म नहीं है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसमें बहुत सारे सीवियरिटी से लेके लो से लेके सीवियर तक रेंज है पूरी। तो उस रेंज को हमने स्पेक्ट्रम में रखा हुआ है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ही कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो वर्बल भी होंगे, नॉन वर्बल बच्चे भी होंगे। तो जो नॉन वर्बल होते हैं वो थोड़ा बहुत साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पर मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं। स्पीच वैसी वाली होती है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है बातचीत में। पर जो वर्बल होते हैं वो अपनी नीड बेस्ड कम्युनिकेशन कर लेते हैं, जैसे उनको खाने को चाहिए या कुछ चाहिए, पर अदरवाइज अदर टॉपिक्स पे कन्वर्सेशन सस्टेन नहीं कर सकते। जैसे हम बातचीत कर रहे थे, एक टॉपिक पे 5 मिनट्स तक सस्टेन कर रहे हैं ना, तो वो उस टॉपिक पे सस्टेन करना, कम्युनिकेशन बहुत छोटा सा होगा। पानी चाहिए, खाना चाहिए, ये खाना है, और बहुत अटपटा सा विदाउट आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। कुछ बच्चे आई कांटेक्ट मेंटेन कर भी रहे हैं तो भी बहुत प्रॉपर नहीं। जी, तो गरिमा जी, आप इन बच्चों के साथ कैसे जुड़ी थी? मेरे बेटे को एक्चुअली ऑटिज्म है, मैं एक पेरेंट हूँ। तो जब मुझे पता लगा 2 साल का बच्चा हुआ तो मैंने वही सब टेस्ट कराना, इधर भागना उधर भागना, सारा कुछ करा। फिर मैंने ट्रेनिंग ली दिल्ली से। फिर मैंने जगह जगह हस्बैंड का जहाँ ट्रांसफ़र होता है जाती गई। फिर हमने सोचा कि हम एक पेरेंट्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। तो जयपुर मैंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ पेरेंट्स बनाया जिनमें जितने भी पेरेंट्स जुड़े उन सबके बच्चों को ऑटिज्म है। तो हम लोग अपने ही बच्चों के लिए ट्रेनिंग, अपने ही बच्चों के लिए जो आगे वो करना है वो सब हम लोग खुद ही प्लान करते हैं और पेरेंट्स मिलकर संस्था चला रहे हैं। क्या बात है। तो जब आप इन बच्चों के साथ जुड़ी तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि एक बच्चे को देखना बहुत दुख देता है और इतने सारे बच्चों को एक साथ देखना उससे कहीं ज़्यादा दुख भरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा। पर जब आपका अपना बच्चा होता है तो एज अ पेरेंट आपके अंदर पेशेंस आ जाता है, जिन पेरेंट आने लगता है, क्योंकि आप रोज 24 घंटे उसके साथ हो तो पेशेंस तो आ जाता है। और हम सिखाते भी हैं दूसरे पेरेंट्स को कि आपको पेशेंटली डील करना है, विदाउट इम्पेशेंट हुई या विदाउट फ्रस्ट्रेशन में। मोस्टली पेरेंट्स आते हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर जैसे जैसे समय बीतता है वो एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है और ऐसे ऐसे होंगे। तो क्या एक यही रीज़न था जिसने फोर्स किया आपको कि इन्हीं बच्चों के लिए आप मदद करना चाहती हैं? बेसिकली यही रीज़न था क्योंकि मेरा अपने बच्चे को ऑटिज्म है और मैं आसपास इधर इधर देखती थी तो बहुत ज़्यादा स्पेशल एजुकेटर्स और ट्रेन इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, बहुत कम थे। तो मैंने कहा जब इसकी इतनी कमी है तो क्यों ना खुद ट्रेन हुआ जाए, लोगों को ट्रेन किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, यंग स्टूडेंट्स को कि वो ट्रेनिंग ले और इन बच्चों के साथ काम करें। जी, बिल्कुल सही बात है। इस बीमारी के कोई स्पेशल सिम्टम्स होते हैं कि हमें पता लग पाए कि हाँ उस बच्चे को बीमारी है? जैसे कहीं बच्चे होते हैं जो 2-3 साल की उम्र में ढंग से बोलना नहीं सीख पाते, लेकिन 5 साल तक वो एकदम क्लियर बोलने लग जाते हैं। तो इस चीज़ में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हाँ उस बच्चे को ऑटिज्म की बीमारी है या वो बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है?
जो स्पीच डिलेड बच्चे, जिनको स्पीच में डिले होता है और वो 4-5 साल तक नहीं बोल रहे फिर बोलने लग जाते हैं, उनमें और जो बच्चों को ऑटिज्म है और नहीं बोल रहे, उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो बच्चों को ऑटिज्म होता है वो अगर 2.5 साल या 3 साल पे देखो तो वो अपनी उंगली यूं दिखा के ऐसे पॉइंट नहीं करते चीज़ों पर, या फिर आप उनसे पूछो कि शो मी लाइट, ये लाइट कहाँ है, या वो देखो गाड़ी कार जा रही है देखो, तो वो उस पॉइंट जहाँ पॉइंट कर रहे होगे वहाँ नहीं देख रहे होंगे। एक बेसिक डिफरेंशिएशन सिम्टम ये है कि पॉइंट जहाँ पे आप कर रहे हो वो पॉइंट वो करते भी नहीं और आपके पॉइंट करने पे देखते नहीं, नाम बुलाने पे आते नहीं, स्पीच डिले होती जिन बच्चों की वो सुन सकते हैं तो नाम बुलाने पे आ जाएंगे, रिस्पांस देंगे, इनके रिस्पांस में कहीं ना कहीं वो हो जाता है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में इनमें दिक्कत हो जाती है। जो डिलेड वाले बच्चों में इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में इतना दिक्कत नहीं होती, खाली स्पीच डिलेड आ रही, कुछ टिपिकल अटपटे से बिहेवियर्स उनमें नहीं होंगे, इनमें होंगे। और वो अगर स्पीच डिले हो रही तो भी वो काफी कुछ इशारे से अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे, बजाय जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो नहीं समझा। जी, तो क्या इसमें कोई और सिम्टम है इसके अलावा के? हाँ, सिम्टम्स बहुत हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि बच्चा 2 साल या 2.5 साल या 1.5 साल में भी आई कांटेक्ट नहीं दे रहा होता है। जी, ये बहुत डायग्नोस्टिक सिस्टम है। आई कांटेक्ट, पुअर आई कांटेक्ट होना, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ जैसे खेला जाता है पीयर ग्रुप के साथ रेगुलर बच्चे वैसे नहीं खेलना, अपने आप में खोए रहना, अपनी एक दुनिया बना लेना, एक कोना बना लेना, वहाँ पे जाके सोचते रहना, या मोस्टली टॉय से खेल भी रहे हैं तो टॉय के पार्ट को अटपटे ढंग से खेलना। अगर टॉय सपोज एक कार है तो रेगुलर बच्चे कार चलाएंगे, वो बच्चा मे भी कार के पहिए को चलाते रहेंगे, गोल गोल घुमाना, या कोई एक चीज ले ली, कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि आपके लिए मीनिंगलेस है उनके लिए बहुत मीनिंगफुल है, तो कार हिला रहे हैं, रैपर्स हिला रहे हैं, उसकी वॉइस सुन रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, कभी भी किसी भी बात पे ऐसे हंस दे रहे हैं, चेयर्स रॉक कर रहे हैं। जी, तो काफी सारे बिहेवियर्स हैं जो आपको एकदम से सिग्निफिकेंट होंगे कि ये कुछ रेगुलर से अलग है। जी, तो क्या ये बीमारी सिर्फ 2 या 2.5 साल तक ही पता लग पाती है? पता 2 साल 2.5 साल पे लगती है, क्योंकि बेसिक जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं वो है कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट, सोशल इंटरेक्शन में इम्पेयरमेंट और बिहेवियर्स आपको दिखने लगेंगे 1.5 साल पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और 2 साल 2.5 साल पे बातचीत करना जब बच्चा शुरू करता है तो बातचीत में जब दिक्कत आना शुरू होती, प्रॉपर बातें नहीं होती, अपने आप में खोया रहता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ खेल नहीं रहा होता, तभी पता लगता है। तो 2, 2.5 या 3 साल पे ही ये उभर के सिम्टम्स दिखते हैं जब हम डायग्नोस कर पाते हैं। जी, तो क्या इन बच्चों के लिए कोई अलग से एक्सरसाइजेस होती हैं कि इनको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो इनके गार्जियंस हैं या जो भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी ज़रूरत है, जिसके अर्ली इंटरवेंशन ट्रेनिंग के दौरान इन बच्चों में हम इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं। विशेष ट्रेनिंग, बिना ट्रेन हुए अगर आप डील कर रहे हैं तो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा जितना आप स्पेशली ट्रेन होकर कर रहे हैं। तो जैसे घर बैठे माँ बाप जो होते हैं, जो कभी कभार इन बच्चों के इलाज के लिए बाहर नहीं जा पाते, उन्हें आप कोई ऐसी एक्सरसाइज बता सकती हैं जो कि वो घर बैठे बच्चों को बता सके और वहीं पे उनका इलाज हो सके? देखो, इलाज मेडिसिन में तो नहीं है, ठीक है, ये इंटरवेंशन सेशंस होते हैं, बिहेवियरल थेरेपी जिसे कहते हैं, और एक और थेरेपी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, दोनों काउंटर एक साथ चलती है, क्योंकि इन बच्चों में बहुत ज़्यादा वो भी होता है, सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, लाइक जैसे कोई टैक्टाइल डिफेंसिव है तो बहुत ज़्यादा कपड़े पहनना पसंद कर रहा है या कम पहनना पसंद कर रहा है, या अगर सेंसिटिविटी फॉर साउंड है तो बहुत ज़्यादा सुनना पसंद कर रहा है या बहुत कम सुनना पसंद कर रहा है। तो बहुत सारे जितने हमारे सेंसर्स हैं उनका या तो ओवरलोड है या अंडरलोड है, तो ये सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, इसलिए हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी देते हैं। तो ये 2 थेरेपी हम सिखा सकते हैं पेरेंट्स को, अगर वो सेशंस कुछ लिए जाते हैं, इंटरवेंशन सेशंस के दौरान हम पेरेंट्स को कुछ गाइडलाइंस देते हैं और होम प्रोग्राम दे देते हैं जो वो घर ले जाके फॉलो करते हैं। फिर लेकिन उनको कंटिन्यूस स्पेशल एजुकेटर के टच में रहना होगा, थेरेपिस्ट के, तो वो घर बैठे भी कर सकते हैं उसको फॉलो। जी, तो इसके लिए कोई स्पेशल सीडीज मिल सकती है मार्केट में, या सिर्फ एक संस्थाएं होती है जहाँ पे इन सब के बारे में? सीडीज तो नहीं होती, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई 2 ऑटिस्टिक बच्चा एक सा नहीं होता, तो हर बच्चे के सिम्टम जब समहाउ कुछ न किसी तरह फर्क हो रहे हैं, तो जब तक में हम उसका असेसमेंट नहीं करते लाइवली, मतलब बैठ के सामने फ़ोन पे उस पर नहीं, तब तक हम उसका प्लान नहीं बना सकते। इसलिए हम सीडीज के थ्रू किसी का इंटरवेंशन कर नहीं सकते, और ये भी नहीं कर सकते कि उन्होंने फ़ोन पे सिम्टम्स बता दिए और हम उसकी गाइडलाइंस उन्हें दे दे। जब तक बच्चा हमारे सामने नहीं आता थेरेपिस्ट के सामने और
और हम उसका असेस नहीं करते कि वो एक्चुअली क्या कर पा रहा है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम सीडीज, इसलिए मार्केट में सीडीज नहीं है ऐसे कोई। जी, तो इन बच्चों की एजुकेशन मुश्किल होती है एजुकेशन में, या बहुत आराम से इनकी एजुकेशन हो पाती है? एजुकेशन बहुत डिफिकल्ट है। जी, तो इनको कैसे पढ़ाया जा सकता है? जैसे अगर बच्चियां होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां, आगे चल के उनको गृहस्थी संभालनी होती है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है ये सब चीज़ों को झेलना। बहुत तो मुश्किल कैसे है। उनको ये सब चीज़ें समझाई जा सकती हैं? देखो गर्ल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पर कुछ